गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम जनाब। राइजिंग पाकिस्तान को, राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे खुशामदीद। उम्मीद करते हैं दिन बहुत अच्छा आपका शुरुआत हो रही होगी। अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, तो यही उम्मीद मैं कर रही हूँ कि एक अच्छी सोच के साथ दिन को आप शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज़ मेरे जहन में आई तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। आज सुबह उठ के मैंने ये बात सोची कि सारा दिन आप सोच रहे होते हैं कि आपने ये करना है, ये काम करना है, वो काम करना है, मतलब आपने किस तरह से एक सिस्टम को रन करना है, अपनी जॉब को किस तरह से लेकर चलना है। लेकिन शायद पूरे दिन में हम लोग ये नहीं सोच पाते कि हमने अपने लिए क्या करना है, हमने अपने आप को किस तरह से खुश रखना है, हमने अपने आप को किस तरह से सेटिस्फाई करना है। बिकॉज ऑब्वियसली जब आप खुश होते हैं तो आपको मेंटल पीस मिलता है। लेकिन क्या हम सब इस बारे में सोचते हैं? आज ही अपनी टीम से एक सवाल करेंगे। सेगमेंट्स तो वो लेके आएंगे, बहुत ज़बरदस्त सेगमेंट्स है, वो भी मैं आपको भी बताऊंगी। लेकिन ये सवाल एक एडिशनल क्वेश्चन है जो कि मैं थ्रू आउट सारी टीम से पूछना चाहूँगी कि वो अपने लिए क्या करते हैं, ताकि हो सकता है जो वो कर रहे हो उससे आप सीख सकते हो। और आप जब उससे सीखेंगे तो डेफिनेटली आप वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे और आपके लिए वो बेहतर हो सकती है। तो जनाब, इस सोच को अपने जहन में ज़रूर रखें। राइजिंग पाकिस्तान का शुरुआत जो है वो आप इसी एक सोच के साथ आज करें ताकि हम इसको आगे बढ़ा सकें। सेगमेंट्स की तरफ आते हैं। सेगमेंट जनाब, जो पहला सेगमेंट है हमारा वो बड़ा ही मुश्किल है। मैंने मुश्किल क्यों कहा? क्योंकि जब बच्चे आते हैं ना, हमेशा मैं कहती हूँ बच्चे नहीं हैं, बड़े ये। क्यों? क्योंकि ये ऐसे सेगमेंट्स लेकर आते हैं, ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जिसमें हम खुद उनसे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो आज जी साइम कुरैशी हमारे साथ होंगे किड्स सेगमेंट में और वो बात करेंगे अर्थ इरप्शन के बारे में। टूटना फूटना, ज़मीन का फूटना। तो मैंने कहा इतना टूटने फूटने की बातें सुबह सुबह साइम क्यों कर रहे हो? साइम ने कहा कि देखिए, जब आप सुबह सुबह कोई बात ऐसी सुनते हैं ना नॉलेज की, तो आपके जहन में एक आपकी इन्फॉर्मेशन आपको जब मिलती है, एक नॉलेज में आपके इजाफा हो जाता है, तो आप किसी डिस्कशन का पार्ट भी बन सकते हैं, आप कोई लॉजिकल आंसर्स भी दे सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी लॉजिक्स दे दी जिससे मैं चुप हो गई और मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जनाब, आज के सेगमेंट में देखते हैं कि अर्थ इरप्शन के बारे में कौन से फैक्ट्स साइम कुरैशी हमारे लिए लेकर आए हैं। और जनाब, इसके अलावा हमारे साथ होंगी फातिमा चदून, जो कि 3 अच्छी खबरें लेकर आएंगी। और 3 खबरें जो हैं, कुछ मेरी उनसे मेकअप रूम में बातचीत हो रही थी, एक से बढ़ के एक खबर है। लेकिन उसके साथ साथ हम उनसे ये भी पूछेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि फातिमा बड़ी खुश भी रहती है ना, तो मैंने कहा मैं उनसे भी उनकी खुशी का राज पूछूंगी कि अपने लिए ऐसा क्या करती हैं कि फातिमा बहुत ही खुश रहती हैं। ट्रेनर काशिफ, एक्सरसाइज सेगमेंट को हम कैसे भूल सकते हैं। ट्रेनर काशिफ जो हैं, उन्होंने कहा कि देखें, आप जब अपनी बॉडी को फिट रखते हैं, आपकी बॉडी जब उसमें स्ट्रेंथ होती है, तो डेफिनेटली आपका माइंड भी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाता है। तो इससे जो है आपका, वो कहते हैं ना, हमेशा मैं उनकी एक्सरसाइज जब देख रही हूँ तो कहते हैं माइंड बॉडी कनेक्शन। तो उससे मैंने ये सीखा कि आप जो है अगर अपनी फिज़िकली आप फिट रहते हैं तो मेंटली ऑटोमेटिकली आप बेहतर रहना शुरू हो जाते हैं। तो ये सवाल तो उनसे हम नहीं करेंगे क्योंकि आई थिंक हम सबको जवाब वैसे ही पता है कि एक्सरसाइज करके ये ट्रेनर काशिफ अपने लिए जो है ना अपने आप को खुश रखते हैं। तो जनाब, काशिफ जो है हमारे लिए ये सेगमेंट लेके आएंगे। अच्छा, हमारा जो है मेन जो सेगमेंट है आज, जो हमारा एक्सपर्ट सेगमेंट है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे अहमद फराज साहब को। उनकी आज डेथ एनिवर्सरी भी है, तो हमने सोचा कि हम उनकी गज़लें, उनकी शायरी, उनको एक दफ़ा दोबारा से याद करें और उस पर हम बात करें, मिल के हम उनको ट्रिब्यूट पेश करें। महर हमारे साथ होंगी। एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट जो है आज अहमद फराज साहब पे लेकर आएंगी। हमारा मेन सेगमेंट, हमारा गेस्ट सेगमेंट, जिसमें हम मेहमानों को बुलाते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में जानते हैं। और जानने का मकसद बेसिकली ये होता है कि हम उनसे कुछ सीख सकें, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके काम के बारे में, कि अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो आज जनाब हमारे साथ होंगे बहुत ही मारूफ शख्सियत जो कि है इकबाल हुसैन साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं। एक्टिंग की मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एक्टिंग की। 1-2
ड्रामा, जब रिसेंटली भी इन्होंने एक ड्रामा किया था उसमें उनकी एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त थी। रिकॉर्डेड प्रोग्राम है, तौसीक हैदर साहब ने उनके साथ गुफ्तगू की है, वो प्रोग्राम हम चलाएंगे और उसमें आपको हम बताएंगे कि उनकी ज़िंदगी में क्या मुश्किलात उनको पेश आई, किस तरह से उन्होंने गोल्स अचीव किए, और इसके अलावा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो गुफ्तगू होने लगी है आज हमारे मेन गेस्ट सेगमेंट में। तो जनाब, मैंने आपसे कहा ना कि हम इस बारे में ये सेगमेंट्स तो हम साथ साथ लेके चलेंगे, इसमें से भी हम बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन अभी से ज़रा ये सोचना शुरू कर दें कि हम अपने आप को कैसे खुश रखते हैं। ये सारी टेंशन्स अपने जहन से निकाल दें कि अच्छा ये मीटिंग होनी है आज, अच्छा किसी का एग्ज़ाम के लिए लोग बड़े परेशान होते हैं, बच्चे बड़े परेशान हो रहे होते हैं, हमारा तो एग्ज़ाम भी होने लगा है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेंशन्स जो हैं ये बिल्कुल साइड पे रख दें मैं कहूँगी, और सिर्फ अपने बारे में ये सोचें कि आपका दिन अच्छा कैसे गुजरेगा। और इसके अलावा सिर्फ ये नहीं सोचना कि आपका दिन कैसे, आप दूसरों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचना शुरू कर दें कि आप जो है कोई अच्छी चीज़ सुबह सुबह ऐसी क्या सीखेंगे हमारे राइजिंग पाकिस्तान से जो आप आगे पहुंचाएंगे लोगों तक, और आप इर्द गिर्द के लोगों को। और एक चीज़ मैं हमेशा कहती हूँ कि इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। आप ख्याल किस तरह से रख सकते हैं? बग़ैर किसी के कहे आप ख्याल रखें इर्द गिर्द के लोगों का। ऐसा नहीं कि जब तक आपके पास कोई मदद के लिए नहीं आएगा, कोई रोता नहीं आएगा, किसी को आप बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल में नहीं देखेंगे और तभी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि आप जब इर्द गिर्द के लोगों को देखेंगे, आप देख रहे होते हैं कुछ लोग होते हैं ना जो कुछ बता नहीं रहे होते, सब कुछ अपने अंदर रख रहे होते हैं, स्पेशली आपके वर्क प्लेस पे भी, तो आपने उन सारे लोगों का भी ख्याल रखना है। कुछ उनसे हंसी मजाक की बातें करनी है, कुछ ऐसी बातें करनी है, कुछ ऐसा एक कंफर्ट जोन जो होता है ना, वो आपने एक स्पेस क्रिएट करनी है उन लोगों के लिए कि वो आपसे बात कर सकें और वो आपसे कुछ चीज़ें जो है शेयर कर सकें। इससे कहते हैं ना कि शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो वो एक होता है जब कोई शेयर करने लग जाता है तो चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी होती हैं। हम भी आपसे बहुत ही एक ज़बरदस्त जो फैक्ट्स है ना वो भी आज हम आपसे शेयर करेंगे अपने किड सेगमेंट में। साइम कुरैशी जो है वो हमारे लिए लेकर आएंगे जी अर्थ इरप्शन हमारे पहले सेगमेंट में। कहीं जाएगा मत, ब्रेक पे जाएं, सारे काम कर लें जितने काम है, क्योंकि अभी आपने बिल्कुल टीवी के आगे चिपक के बैठ जाना है। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए जी राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइम कुरैशी हमारे साथ हैं, बहुत मुश्किल टॉपिक लेके आए, लेकिन मैंने इन्हें वार्न कर दिया था कि साइम आप मुश्किल टॉपिक लेके आ रहे हैं, लेकिन आज मैं अपनी रिसर्च करके आऊँगी। साइम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साइम मैं बहुत नर्वस हो रही थी, मैंने कहा साइम इतना मुश्किल टॉपिक लेके आया तो मुझे तो कुछ करना चाहिए, तो मैंने ना रात को बैठ के ना 2-3 घंटे लगा के मैंने आपके टॉपिक पे बड़ी रिसर्च की। रिसर्च करके ये देखें मेरे पास ना आज चीज़ें मौजूद हैं, मैं आपसे सवाल करूँगी। तैयार हैं? जी। घबराने की बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास वैसे ही बड़ा नॉलेज है। बट तो आज हमारा टॉपिक कुछ सुबह सुबह, मैंने कहा सुबह सुबह हम बात करें, टूटने फूटने की हम बातें शुरू कर दें। तो मैंने नाज़रीन को बताया कि साइम ने हमें कहा कि नॉलेज होना आपके पास बहुत ज़रूरी होता है, तभी जब नॉलेज होता है तभी आप जो है वो एक प्रोडक्टिव गुफ्तगू किसी के साथ लॉजिकल बातें आप फैक्ट्स शेयर करके आप कर सकते हैं। ऐसा है कि नहीं? जी ऐसा ही है। ऐसा ही है। ये कौन रिसर्च करके लाता है वैसे टॉपिक, किसकी मैं choice रिसर्च थी? नहीं करता, मैं बुक से पढ़ता हूँ। रिसर्च नहीं करती है, बुक से पढ़ते? बुक से भी तो रिसर्च होती है ना? जी। है तो इंटरेस्ट है ऑलरेडी साइंस में और इस तरह की चीज़ों में। यस। हाँ जी। अच्छा जी, तो आज का हमारा टॉपिक है अर्थ इरप्शन, राइट? जी। अच्छा, क्या होता है अर्थ इरप्शन? बेसिकली है क्या? जिस तरह कभी भी कोई वोल्केनो अगर इरप्ट होता है तो वो सबसे पहले अर्थ की ऐसी जगह ढूंढेगा जहाँ से उसके लिए ईजीएस्ट हो बाहर निकलना, तो वो ज़मीन को जाहिर सी बात है तोड़ के बाहर निकलेगा, तो उसे अर्थ इरप्शन कहते हैं। अच्छा, उसे अर्थ इरप्शन कहते हैं कि ज़मीन जो है जब फटती है, जी, वोल्केनो जब फटता है तो फिर अर्थ, उसको हम कहते हैं कि अर्थ इरप्ट हो गया, अर्थ इरप्शन है ये होता है बेसिकली। अच्छा साइम, बेसिकली जो हम कहते हैं ना कि वोल्केनोज होते हैं, वो एक तरह से वो क्या ऐसे ही होते हैं या फिर वो अपना कलर चेंज भी करते रहते हैं टाइमली? वो अपना कलर चेंज भी करते रहते हैं। जब वो हॉट होते हैं, मतलब अपने अरूज पे होते हैं, तो वो अपना कलर उनका ऑरेंज होता है, और जैसे ही वो आहिस्ता आहिस्ता कूल होने लग जाते हैं तो उनका कलर ऑरेंज से ब्लैक हो जाता है, और वो 1500 सेल्सियस तक गर्म होते हैं।
अच्छा, अच्छा मुझे बताओ, मुझे तो सोच सोच के ना थोड़ा सा डर लगने लगा, जैसे 1500 सेल्सियस तक वो गर्म होता है। हम अक्सर मूवीज़ में ही सिर्फ देखा है ना, कार्टून्स में, मूवीज़ में नज़र आ रहा होता है कि जी। एक वॉल्केनो फटा, आतिश फिशां जिसे हम कहते हैं, जी। वो फट गया और हम देख रहे होते हैं। अच्छा, कभी रियल लाइफ में तुम्हारे साथ हो तो क्या करोगे? मैं भाग जाऊंगा। क्या ब्रिलियंट आंसर दिया कि मैं भाग जाऊंगा। ऐसे ही करना चाहिए सबको, लेकिन एक और काम भी करना चाहिए, भागते भागते ना थोड़े से आवाज़ें लगाते हुए, ऊंचा ऊंचा बोलते हुए, ताकि जो इर्द गिर्द के लोग हैं ना वो भी भागना शुरू कर दें। ऐसा ही है? जी। ऐसा करो कि कुछ। जी। जी। अच्छा साईं, मुझे ये बताओ कि अब देखो इतना मुश्किल टॉपिक है ना, तो मैं कह रही हूँ मैं सवाल ज़रा सोच सोच के करूँ कि मुश्किल से मुश्किल सवाल है आपके। मुझे बताओ कि कितनी टाइप्स होती हैं वोल्केनोज की? वोल्केनो की 2 टाइप्स होती हैं, एक एक्टिव वोल्केनो और एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो जो होता है वो रेगुलरली इरप्ट होता रहता है, यानी वो एक बार इरप्ट होगा तो दोबारा भी वो इरप्ट होगा। अच्छा। और एक्सटिंक्ट वोल्केनो वो होता है जो एक बार इरप्ट हो गए कभी भी इरप्ट नहीं होता, या तो वो कभी भी इरप्ट होता ही नहीं है। अच्छा अच्छा, मैं सोच रही थी कि ये हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ कि, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं मूवीज़ वगैरह में तो इर्द गिर्द आबादी नहीं होती, लोग इतने नज़र नहीं आ रहे होते, जो एक चीज़ हमें नज़र आती है ना मूवीज़ में, कार्टून्स में। अच्छा मुझे ये बताओ कि कभी कोई हिस्ट्री में ऐसा हुआ कि लोग इससे किसी की डेथ हुई भी हो, कोई ज़्यादा डैमेज हुआ जी हो? बिल्कुल। अच्छा, इन क्या हिस्ट्री? 1973 में एक आइलैंड था नियर आइसलैंड, वहाँ पे एक वोल्केनो की इरप्शन हुई थी। उसके अंदर वो लोग समझते थे कि ये यहाँ पे ये वोल्केनो एक्सटिंक्ट है, लेकिन वो एक्सटिंक्ट नहीं था, लेकिन वो उस वक्त सो रहा था। तो वो जब वोल्केनो इरप्ट हुआ तो उसने 300 लोगों को मार दिया था, 300 उसके अंदर डेड हो गए थे। अच्छा, मतलब 300 लोगों की डेथ हुई है इससे, ये हिस्ट्री में मतलब रिकॉर्ड हुई हुई है चीज़। जी। तो फिर तो वाकई भागना चाहिए, मतलब ये आंसर तो बिल्कुल ठीक मैं आपको था एक और एग्जांपल भी दूंगा। इन AD 79 इटली में माउंट वेसुवियस के पास एक वोल्केनो जब इरप्ट हुआ था, तो वो लोग भी इसी तरह वो उससे भी यूं ही तस्वर किया जाता था कि ये भी एक्सटिंक्ट है, जिस तरह मैंने आपको अच्छा। पहले भी बताया कि वो एक्सटिंक्ट था लेकिन वो इरप्ट हो गया था। इस तरह ये भी जब इरप्ट हुआ तो इसने 3400 यानी पूरे का पूरा पोम्पी कबीला तबाह हो गया था, वाइप्ड आउट हो गया। अच्छा, मतलब कि ये इतना डैमेज डेफिनेटली हमें पता है, लेकिन हिस्ट्री बेसिकली एक किसी भी चीज़ की हिस्ट्री का पता होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली इससे कितना डैमेज अभी तक हो चुका है। तो 3000 तक भी डैमेज हो चुका है, जो डेथ रेट अगर हम कहें तो वो भी इसमें काउंट हो जाती है। साइम, ये इतनी हिस्ट्री, इतने नंबर्स, ये कैसे याद करके आए हो? मैंने रिसर्च भी किया थोड़ी सी नेट से और अपनी बुक से भी पढ़ा। बुक से भी पढ़ा? अच्छा, एक आध सवाल मैं सबसे कर रही हूँ वैसे, मैं सोच रही हूँ कि मैं कहती हूँ कि मुझे बताओ कि अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हो? कोई ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद हो करने के लिए और वो कर रहे हो? मुझे अपने आप को खुश रखने के लिए गेम्स खेलना पसंद है, नई चीज़ों को जानने का शौक़ है। जिस तरह मैं बुक पे ये टॉपिक लेके आई हूँ, इस तरह की मुझे चीज़ों को जानने का शौक़ है। अच्छा, चीज़ों को जानने का शौक़ है, तो ये वो काम है जो आप सिर्फ अपने लिए करते हो कि अपनी खुशी के लिए। तो मैं कहती हूँ साइंस में और ये जो जितने भी साइंस के सब्जेक्ट्स हैं, इनमें तो बड़े अच्छे मार्क्स आते होंगे। अच्छे स्टूडेंट्स हो, एवरेज हो, या जी कौन सी पोजीशन आती है, क्या ग्रेड? मेरी इस बार सेकंड आई है। इस बार सेकंड आई है, तो माशाल्लाह तुम वाकई बहुत लाइक हो। बाकी स्कूल के जो बच्चे होंगे वो भी आके पूछते होंगे, साइम बताओ ना ज़रा इसका क्या है? जब कोई पूछने आता है तो बड़ा अच्छा लगता है ना अच्छा, तो साइम मैं थोड़ा सा ये भी पूछना चाहूँगी कि कोई मुझे बता रहे थे आप सी वॉल्केनो भी है? जी, सी वॉल्केनो भी होता है। जब वोल्केनिक वो होता है जब फिशर्समैन थे एक आइलैंड पे, वो सर्च स्की में, वहाँ पे भी एक आइलैंड था नियर आइसलैंड में, वहाँ पे एक समुंदर था, उसके नीचे एक वोल्केनो था। फिशरमैन देख रहे थे कि समुंदर से उन्हें स्मोक नजर आई और एशेज, वो समझे कि किसी बोट पे आग लगी होगी। लेकिन उनका ये ख्याल गलत हुआ, वो एक असल में वोल्केनो था जो अगले 4 इयर्स तक इरप्शन उसकी होती रही। इस तरह उसने अपनी एक पूरी, वो एकदम से जैसे ही उसका वोल्केनो के अंदर से लावा निकलता वो फैल जाता समुंदर में और वो सख्त हो जाता, और उसी वजह से वो 4 इयर्स तक इरप्ट होता रहा और उसने अपनी एक प्रॉपर जगह बना ली। इस तरह वो अपने पानी को इधर उधर अपने हिलाता रहा, तो उसकी जो पानी का जो प्रेशर था वो उधर हो गया और वो एक पूरी प्रॉपर आइलैंड बन गया, जिसके ज़्यादा सर्ट की वजह से उसे सर्ट की नाम दिया गया था।
अच्छा, तो मतलब कि जो हम सुनते आ रहे हैं कि वोल्केनिक आइलैंड इसको कहा जाता है, ये मतलब ये सेम चीज़ है, वोल्केनिक आइलैंड ही है, ठीक है। और जो अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं तो वोल्केनिक आइलैंड यही बना के 400 साल 400 ईयर्स बताया ना, 400 ईयर्स तक ये वोल्केनो फटता 4 ईयर्स तक। अच्छा 400 देखो कितना मुश्किल है फैक्ट्स याद रखना, ये बहुत वैसे ना मतलब हमारा भी इम्तिहान आप लेते हो ऐसे ही है। अच्छा सुनामी के बारे में भी कुछ बताना था आपने। जी, सुनामी होता है इसी तरह जब वोल्केनो कोई सी बेड के पास इरप्ट होता है तो वो वेव्स उठा देते हैं पानी की। वेव्स जब आहिस्ता आहिस्ता आगे जाती हैं, जब वो सी शोर के पास पहुंचती हैं तो वहाँ पे वो उन्हें उस फ्रिक्शन उसे रोक लेती है, तो वो इस तरह एक बहुत बड़ी सी पानी की दीवार बन जाती है और वो फिर उस पूरे इलाके पे गिर जाती है। इससे बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। अच्छा, इससे बहुत सी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। हमने बात तो डिस्ट्रक्शन की ज़रूर कर दी साइम, लेकिन बात यह है कि ये सारी बातें इवन मुझे भी अभी आपके थ्रू पता चली हैं, एक रिसर्च के थ्रू। तो थैंक यू सो मच इतना इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट हमारे लिए लाने के लिए, और मैं चाहूँगी कि आगे भी आप इसी तरह से बहुत अच्छे से सेगमेंट रिसर्च करके लेके आते हैं, क्योंकि उस रिसर्च से आप खुद भी खुश होते हैं, ऐसा ही है। थैंक यू सो मच साइम, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाजरीन बढ़ेंगे एक ब्रेक के जाने, ब्रेक से जब वापस आएंगे 3 अच्छी खबरें हमारा इंतजार करिए, आपका इंतजार करिए, फातिमा जदून लेके आएंगी, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। जनाब 3 अच्छी खबरें इंतज़ार कर रही हैं आपका, तीनों खबरें पाकिस्तान से हैं। मैंने जैसे बताया कि जिस तरह से एक इंडिपेंडेंस मंथ चल रहा है, तो हमारी कोशिश ये है कि पाकिस्तान के बारे में जो पॉजिटिव खबरें हैं वो हम आपको सुनाएं और आपको बताएं कि कितना अच्छा कुछ पाकिस्तान में भी हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबीना आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फातिमा। वो होता है कि आपका मूड अगर नहीं भी ठीक हो रहा तो फातिमा अभी आप खबरें जो लेकर आ गई है ना, वो डेफिनेटली मूड अच्छा। और फिर जब पाकिस्तान से रिलेटेड एक चीज़ होती है तो हम सारे मैंने देखे बहुत ज़्यादा जोश में आ जाते हैं। Exactly, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। पहली खबर कौन सी जो है? हमारी पहली गुड न्यूज़ है जी, वो गवादर से रिलेटेड है, ठीक है। सबीन, पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड कि अगर हम लोग ये कहें कि जहाँ पे हम बुलंद पहाड़ों की बात करते हैं, उधर ही गहरे समंदर भी, मतलब हमारे पास सब कुछ है ब्यूटी के लिहाज से, वी आर ब्लेस्ड। सही है। तो जो गवादर सी पोर्ट है वो इस वक्त आजकल पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, और उसके कुछ रीज़न्स हैं। वो ये है कि यहाँ पे एक तो बहुत सारी माशी सरगर्मियाँ भी हो रही हैं, और बहुत सारी जो हमारी डेवलपमेंट है या बहुत सारे जो मंसूबे हैं वो अब कंप्लीट होने पर आए हुए हैं, ठीक है। बिल्कुल। जो गवादर सी पोर्ट है वो दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी डी सी पोर्ट बनने जा रही है। अच्छा, ये तो वाकई गुड न्यूज़ है फातिमा। और पाकिस्तान की माशी तरक्की पर इस चीज़ का बहुत गहरा असर पड़ेगा। सी पैक के जरिए नॉर्दर्न पाकिस्तान को वेस्टर्न चाइना से मिलाने का सबब भी बन रहा है। अच्छा बिल्कुल, और जिस तरह स्क्रीन पे भी अभी हमें नज़र आ रहा था कि अभी हम दिखा रहे थे अपने नाजरीन को कि कितना खूबसूरत ये तो क्रिकेट स्टेडियम है। जो गवादर का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो इस वक्त पूरी दुनिया में, मैं ये कहूँगी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब अच्छा आपने पर्सनली वहाँ पे विजिट किया? बिल्कुल, मैं गवादर गई हूँ, एंड गवादर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अच्छा, मतलब हाँ। और फातिमा सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपने डेवलपमेंट की बात की ना, कि डेवलपमेंट जो होती आ रही है तो वो डेफिनेटली एक होता है ना कि एक खूबसूरत चीज़ होती है, उसको आपने 4 चांद लगा दिए, वहाँ पे आपने फैसिलिटीज़ भी दी। तो फैसिलिटीज़ किस तरह की वहाँ पे? देखो सबीन, पहले तो वो यही वाली चीज़ है कि जब एक चीज़ की डेवलपमेंट शुरू होती है तो फिर वहाँ पे हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता मुहैया होना शुरू हो जाती है, और गवादर में काम बहुत स्पीड में हो रहा है। मतलब उधर जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी हो रही है, और मुझे भी गए हुए साल हो गया है, और जब मैं साल पहले गई थी, अब मैं दोबारा उधर जाना चाहती हूँ, लेकिन जो साल पहले भी गई थी तो मैं ये कहूँगी कि इतनी डेवलप्ड वो जगह थी कि वो मुझे लग ही नहीं रहा था कि ये कोई नई जगह है। अच्छा, मतलब कि उसको इतना ज़्यादा इतने अच्छे तरीके से उसको डेवलप कर दिया गया है कि फैसिलिटीज़ वहाँ पर है। तो हम सबको ये रिकमेंड भी करेंगे, और मेरा अपना दिल कर रहा है, वो तस्वीरें जो हमने अभी देखी है ना, उससे बहुत मेरा दिल कर रहा है कि मैं ज़रूर जाऊँ। तो डेफिनेटली मैं इसको विजिट ज़रूर करूँगी। फातिमा, हमारी सेकंड गुड न्यूज़ क्या है? जी, हमारी जो सेकंड गुड न्यूज़ है वो टूरिज़्म से रिलेटेड है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि सबीन,
कौन कौन से एरियाज देखे हैं पाकिस्तान के? कौन कौन से एरियाज देखे पाकिस्तान के? वो कहते हैं ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि अच्छा। हर ख्वाहिश पे दम निकले। बड़ा शौक है बहुत सारे एरियाज घूमने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया हुआ, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली मेन जो एरियाज है कराची, लाहौर वो देखे। और मतलब हाँ इस तरह के, और नॉर्दर्न एरिया जैसा कश्मीर और बाकी जो एरियाज है ना वो मैंने काफ़ी ज़्यादा बहुत विजिट किए सारे। हैं। और पाकिस्तान देखने वाली जगह है, एंड दैट्स द रीज़न कि आजकल जो पाकिस्तान की जो हमारी जो टूरिज़्म की जो एक डेवलपमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, प्लस लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टूरिज़्म के लिए मशहूर हो रहा है। आप देखो बहुत सारे वीलॉगर्स आ रहे हैं और इधर आके अपने वीलॉग्स बना रहे हैं, जो फॉरेनर्स भी हैं वो भी आ रहे हैं और इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे सारी नेचुरल ब्यूटी है। तो जो हमारी मौजूदा हुकूमत है वो टूरिज़्म को ग्लोबल टूरिज़्म मार्केट में बदलने का काम शुरू कर चुकी हुई है। अच्छा। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी हालिया रिपोर्ट में ये कहा है सबीन कि पाकिस्तान टूरिज़्म इंडस्ट्री अगले 10 सालों में $40 बिलियन जो है तक पहुंच सकती है। बिल्कुल जो फातिमा, अभी हम पिक्चर्स पे भी अगर अभी देख रहे हैं जी। स्क्रीन के ऊपर, तो कितने खूबसूरत जो है ये बिल्कुल। इलाके हैं हमारे, जहाँ पर हम सोशल मीडिया पे भी लोग अपलोड करते रहते हैं पिक्चर्स अक्सर। तो ये जी पाकिस्तान का झंडा और पीछे इतना और हमारे खूबसूरत नॉर्दर्न background। एरियाज बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, बिल्कुल। लाइक इतने खूबसूरत हैं कि आप सोच भी नहीं सकती इस वक्त मैं कितनी खुश हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मुझे नॉर्दर्न एरियाज हमारे बहुत अच्छे लगते हैं। आई एम द पर्सन जिसको आप किसी वक्त भी कहेंगे कि आए हम चलते हैं तो मैं फॉर एवर रेडी होती है। बिल्कुल। अच्छा फातिमा, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जहाँ पर हम टूरिज्म की भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू है, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी कि लोग विजिट ज़रूर करते हैं वहाँ पर, बहुत अच्छे तरीके से हमारी प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी हो जाती है सोशल मीडिया। आपने वीलॉगर्स की बात की कि वो भी अब अक्सर चीज़ें जो है वीडियोज़ छोटे छोटे क्लिप्स बना के वो इस तरीके से पाकिस्तान को प्रेजेंट करते हैं कि हर किसी का दिल करता है कि आप इन एरियाज़ को विजिट करें, लेकिन साथ साथ वहाँ पर जो हम जाकर सफाई का ख्याल नहीं रखते ना, तो आई थिंक कि ये टूरिज्म को इसी तरह से आप प्रमोट कर सकते हैं कि आप उन जगहों को साफ सुथरा दिखाएं, क्योंकि वो जगह अभी साफ हैं। अभी मैं हाल ही में कुमराट वैली गई हुई थी और वो जगह क्योंकि अभी इतनी एक्सप्लोर बहुत ज़्यादा नहीं हुई, तो वो जगह साफ सुथरी थी। अच्छा। लेकिन उधर के जो रहायशी थे उनसे जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर हमें सबीन कही, जो आपने भी पॉइंट किया है, कि उन्होंने कहा कि अब लोग आना शहर से शुरू हो गए हैं और अब हमारी यहाँ की जो एक खूबसूरती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जाएगी, क्योंकि लोग अपना जो गंद है वो नहीं उठाते। बिल्कुल ऐसा ही है कि हमें जो है वो, अगर आप कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर साफ सुथराई का हम लोग बहुत ज़्यादा ख्याल रखें डेफिनेटली। अगली गुड न्यूज़ हमारे पास क्या जी, है? हमारी जो अगली गुड न्यूज़ है वो वैक्सीनेशन ऐप के बारे में। आपको पता है सबीन के जो कोविड है उसका सामना पूरी दुनिया को इस वक्त करना पड़ रहा है। बहुत सारे मुल्कों ने अपने अपने तरीके से किया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने बहुत अच्छे तरीके से इसका कंट्रोल किया है कि एक तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन के ज़रिए से और दीगर बहुत सारे इन्होंने मंसूबे बनाए जिससे हमने कोरोना को हमने कंट्रोल किया। बिल्कुल। जिसके लिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो नादरा का जो वैक्सीनेशन सेंटर था, इन्होंने भी बहुत अच्छे तरीके से लोगों को वैक्सीनेशन का वो किया कि आप मैसेज कर देते हैं और आपको वैक्सीनेशन का मैसेज आ जाता है और आप वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं। लेकिन अब जो आज की जो मेन जो गुड न्यूज़ है वो ये गुड न्यूज़ है कि अब एक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का ऐप बन गया है। अच्छा। बिल्कुल, कि अगर आपको अपना सर्टिफिकेट चाहिए कि यू आर वैक्सीनेटेड और नॉट, तो आप क्या करेंगे, आप वो ऐप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर अपनी सारा जो डाटा है वो जो रिक्वायर्ड डाटा होगा वो आप उसमें डाल देंगे और आपको घर बैठे हुए उसी वक्त अपना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये तो वाकई गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब बहुत जगहों पे हम देखें जहाँ पे हम विजिट करते हैं तो वो आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं कि आप दिखा सकें कि यस यू आर वैक्सीनेटेड। तो उसमें ये एक बहुत हेल्पफुल चीज़ है कि आप उसी टाइम पे या कहीं भी आप रेस्टोरेंट्स कहीं भी जाते हैं तो उन्होंने खुद एक ऐप रखी होगी और उसको आप इजीली जो है वहाँ पर वो डाटा एंटर करके कर सकते हैं। अभी आपने रेस्टोरेंट्स का जिक्र किया, तो इसी अगस्त से ये भी स्टार्ट हो रहा है कि आपने अगर किसी रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाना है तो यू नीड द सर्टिफिकेट। एग्जैक्टली फातिमा, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आप हमारे लिए तीनों की तीनों लेकर आए। पाकिस्तान से रिलेटेड थी तो बहुत एक्साइटमेंट भी होती है और डेफिनेटली दिन जो है वो हर किसी का बहुत अच्छा भी गुजरने वाला है, अच्छी खबरें सुन के। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू। नाज़रीन, पढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो ट्रेनर काशिफ हमारे साथ मौजूद होंगे। ट्रेनर काशिफ से हमने कहा था सवाल तो हम नहीं करेंगे क्योंकि उसका राज हमें ऑलरेडी पता है, तो ट्रेनर काशिफ आज जो है स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट लेकर आएंगे कि अपनी बॉडी को और माइंड को किस तरह से आप स्ट्रेंथन कर सकते हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।
जब भी हमने वर्जिश करना होती है तो हमें बहुत सारे सवालात का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक सवाल ये है कि आज का वर्कआउट क्या करें। कोई भी इंडिविजुअल ये सोचता है, लेकिन उस वर्कआउट को किस तरीके से करना है ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन उससे हमें फ़ायदा क्या हो रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ जानना। तो जब आपके लिए मैं आज स्ट्रेंथ का वर्कआउट लेके आया हूँ और आप ये सुन के और देख के हैरान होंगे कि स्ट्रेंथ का वर्कआउट, बहुत सारी वर्जिश की हरकत ऐसी होती है कि देखने में हमें एक जैसी लगती हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर वॉल्यूम ऐड कर दें, उसके अंदर स्पीड, टेम्पो, रेजिस्टेंस, ये 4-5 चीज़ें ऐड कर दें तो हमारा जो डिज़ायर्ड गोल है ना वो डिफरेंट हो जाता है। जैसे कि एजिलिटी पे काम किया जाता है, स्ट्रेंथ पे काम किया जाता है, मसल गेन पे, साइज़ पे, फ्लेक्सिबिलिटी पे, ये सारी चीज़ें होती हैं जो फिटनेस के अंदर ये सारी कैटेगरीज हैं। तो साथियों, आज का जो हमारा वर्कआउट है हमारा स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट है। जैसे कि मैंने बताया, आपके जिस्म के अंदर स्ट्रेंथ किस तरीके से आ सकती है और हमें कोई प्रॉप इस तरीके से चाहिए, कोई हमें मशीन डंबल नहीं चाहिए, सिर्फ एक बैग चाहिए जिसके अंदर आप जो वज़न है अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक जितना आप चाहें वज़न डाल सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। हमने क्या करना है, हमने इस बैकपैक को पहनना है। ठीक है साथियों, चूँकि हम स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी ये है कि आपकी पेस बड़ी कंट्रोल्ड होती है। वॉल्यूम तो आप ऐड करते हैं, दिस इज़ वॉल्यूम, दिस इज़ वेट, लेकिन जो पेस है वर्कआउट की, कैसे सबसे पहले आगाज़ करते हैं, हमने स्टैंस रखना था शोल्डर विड्थ का, हाथों को स्ट्रेट रखना है या यहाँ पे रखना है या अपने वेस्ट एरिया पे रखना है। क्या करना है, हमने स्क्वाट्स करने हैं। स्ट्रेंथ बेस्ड वर्कआउट के लिए हमारे ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, जिसको कंपाउंड मूवमेंट्स कहते हैं साथी। तो शुरू करते हैं, हमने इसके 6 to 10 रेपिटेशंस करने हैं, नाइस एंड कंट्रोल, ज़्यादा डीप नहीं जाना, 90 डिग्री एंगल में थोड़ा सा 90 ब्रेक करेंगे, बैक स्ट्रेट, कोर नाइस एंड टाइट, कोर स्टेबिलिटी रखनी है आपने, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, नाइस एंड कंट्रोल, नाइस एंड कंट्रोल। वेट को कंट्रोल करना है। अगर आपको दुश्वारी हो रही है, आप वेट बैग को उतार के बॉडी वेट के साथ कर सकते हैं, किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं। तब भी दुश्वारी हो रही है तो नीचे कोई सरफेस, अपने एड़ियों के नीचे कोई भी प्लेट्स, कुछ भी ऐसी चीज़ जो सपोर्ट कर सके आपको, तो आपको उससे सहारा मिलेगा और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। आप ये 6 to 10 रेपिटेशंस करेंगे और आपने 4 सेट करना है। लेकिन इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है साथी, वो ये है कि आपने हर सेट के बाद 1 से 2 मिनट तक का रेस्ट लेना है ताकि हम स्ट्रेंथ पे काम कर सकें, हम गेन कर सकें। अब हमने क्या करना है, हम बैग उतारेंगे और हमने नेक्स्ट हमारी जो वर्जिश की हरकत है, बैग को यूँ आपने पकड़ा, ठीक है, कहीं से भी अच्छी तरीके से ग्रिप पकड़ी आपने, सेम स्टैंस, शोल्डर विड्थ और कमर को सीधा रखा, नाइस एंड कंट्रोल, डीप डाउन, डेडलिफ्ट करेंगे, बैग को होल्ड किया, लेकिन देखिए कि मेरी स्पीड कितनी कंट्रोल्ड है माइंड बॉडी कनेक्शन के साथ। जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि हमें वॉल्यूम चाहिए होता है और हमें अपने टेम्पो और स्पीड पे कंट्रोल रखना होता है हमें स्ट्रेंथ गेन करने के लिए। और याद रहे, स्ट्रेंथ दिनों में नहीं आती, इट टेक्स टाइम। कोई भी डिज़ायर्ड गोल है, जैसे कोई भी वर्जिश की हरकत आप नहीं कर रहे हैं, कोई नई वर्जिश की हरकत, उसको जितना आपको सीखने में टाइम लगता है, साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको मालूम नहीं होता, लेकिन आप यूज्ड टू हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है साथियों, तो अपने आप को 3-4 हफ्ते दीजिए हर वर्जिश की हरकत को सीखने के बाद। अगर आप स्ट्रेंथ पे काम कर रहे हैं, इट टेक्स टाइम। अगर आप कंप्लीटली डिफरेंट एक गोल है स्ट्रेंथ का टोटली, तो आपको 6 से 8 माह लगेंगे स्ट्रेंथ के ट्रेनिंग को फॉलो करते हुए। इसके बाद साथियों, हमारी अगली वर्जिश की हरकत है, याद रहे 4 सेट्स करेंगे, हर सेट के बाद 1 से 2 मिनट का ब्रेक। हमने क्या करना है, हमने दोबारा से बैग पहना, ठीक है साथियों, और चाहें तो आप साथ साथ पानी की स्मॉल सिपिंग भी कर सकते हैं। वेस्ट पे हाथ रखा और आपने रिवर्स लेग लंच करना है, नाइस एंड कंट्रोल। स्पीड और पेस यही रहेगी आपकी, ठीक है, पेस आपने इंक्रीज नहीं करनी है, वरना हमारा डिजायर्ड गोल जो है वो चेंज हो जाएगा, प्लान चेंज हो जाएगा। नाइस एंड कंट्रोल, डीप डाउन, 90 डिग्री एंगल, कंट्रोल्ड। 6 to 10 रेपिटेशंस हर वर्जिश की हरकत, और हर सेट के बाद 1 से 2 मिनट का मैक्सिमम रेस्ट। पानी की सिपिंग करते रहिए, नाइस एंड कंट्रोल। हेल्प ले सकते हैं, किसी चीज़ का सहारा ले सकते हैं आप लोग। इसके बाद हमने क्या करना है साथियों, हम जाएंगे पुशअप की फॉर्म में, बैग पहना रहे, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कंपाउंड मूवमेंट की बात की, तो इसमें हमारे देखिए आर्म्स के मसल यूज़ हो रहे हैं, रिस्ट के, ट्राइसेप, बाइसेप, शोल्डर्स इन्वॉल्व हैं, कोर इन्वॉल्व है। तो हमने क्या करना है, नाइस एंड कंट्रोल। अगर मैं इसी एक्सरसाइज को अगर मैं इस स्पीड में करना शुरू कर दूं तो मेरा डिज़ायर गोल चेंज हो जाएगा साथियों, ठीक है। तो हमने फोकस क्या करना है, स्ट्रेंथ पे। तो स्ट्रेंथ पे फोकस करने के लिए इजी, नाइस एंड कंट्रोल, ब्रीद इन, टेक योर टाइम, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन,
6 to 10 रेपिटेशंस। मुश्किल हो रही है, नीज पे आ जाएं, नाइस एंड कंट्रोल। एल्बो जो आपकी वाइड ना हो, एल्बो एज क्लोज एज पॉसिबल रिब केज की, आपकी पसलियों के करीब होनी चाहिए। आपके हाथ ऐसे नहीं होने चाहिए, आपके हाथ शोल्डर के इक्वल होना चाहिए पोजीशन, एंगुलर डायगोनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाइस एंड कंट्रोल। नीचे जाएं तो सांस को रोकें, गो टाइट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। 6 to 10 रेपिटेशन साथियों, 4 सेट्स, पानी की स्मॉल सिपिंग। इसके बाद साथियों हमने बैक को यूँ ग्रैब किया, बेंट ओवर रोज, वाइड स्टैंस लिया, फ्रंट फुट लिया कोई भी, इसको पकड़ के हाथ रखा एंड नाइस एंड कंट्रोल, स्क्वीज। टेम्पो को यूज़ करें, स्पीड कंट्रोल करें, माइंड बॉडी कनेक्शन बनाएं। फुल रेंज के साथ बैक को रोटेट नहीं करना आपने, बैक स्ट्रेट, अलाइन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अदर साइड 6 to 10 रेपिटेशंस, हाथ रखा, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। 6 to 10 रेपिटेशन साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वर्कआउट पसंद आया होगा, स्ट्रेंथ बेस्ड। इसके बाद हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगी माहर, और हम फैज़ अहमद फैज़ साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। और म्यूज़िक लवर्स जल्दी से तैयार हो जाएं, इसके बाद समा बांधते हैं। मुझे उम्मीद आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। ये है राइजिंग पाकिस्तान।